तत्कालीन समाज में कर निर्धारण की प्रणाली क्या थी? कर का आधार क्या था? जैसा मैंने पहले बताया कि भूमि का वर्गीकरण होता था 4 भागों में। ऐसे कर प्रणाली में भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसका जिक्र हम आईन अकबरी में पाते हैं। कर निर्धारण की प्रणाली, इसमें इसे बटाई भी कहा जाता था और एक तरीके से 3 तरीके की बटाई होती थी जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। ये जो प्रणाली थी ठट्ठा, काबुल और इसके साथ ही कश्मीर में ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस प्रणाली को अपनाया गया और उसको 3 भागों में, कर प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग उसके बने, जिसमें पहला कहलाता है खेत बटाई। खेत बटाई, खेत बटाई यानी खड़ी फसल से, फसल के आने के बाद खड़ी फसल से अथवा खेत के बोने के बाद ही सरकारी हिस्सा तय हो जाए, या तो बुआई के बाद और या जब फसल खड़ी हो, कटाई ना हुई हो, उसी समय सरकारी हिस्सा निर्धारित कर लिया जाए। ये कहलाता था खेत बटाई। और ये निर्धारित करने के लिए जो अधिकारी होते थे और यहाँ किसान होते थे, दोनों की सहमति से तय होता था कि क्या निर्धारण इस खेत का कर का खेत बटाई के आधार पे हो। अन्यथा दूसरी श्रेणी थी लंक बटाई। लंक बटाई में खेत काटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था, वहाँ उसका बिना भूसा निकाले, बिना अनाज का बुरादा निकालने के पहले ही हिस्सा तय हो जाए। मैं पुनः दोहरा दूं, लंक बटाई वो जहाँ पे कटाई हो गई, फसल को खलिहान लाया गया, लेकिन भूसा बुरादा नहीं निकाला गया और इसके निकालने के पूर्व ही कर या हिस्सा या बंटवारा राज्य का और किसान का तय कर लिया गया। ये कहलाता था लंक बटाई। तीसरा था रास बटाई। रास बटाई यानी जहाँ पे फसल को काटने के बाद खलिहान में लाना अनाज को, वहाँ से उसका बुरादा निकालना, भूसा निकालना और उसके बाद राज्य का हिस्सा तय होना। तो इस प्रकार 3 तरीके से कृषि कर का निर्धारण होता था: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। जप्ती क्या है? जप्ती से आशय क्या है? उसका अर्थ क्या है? जप्ती का अर्थ है किसान और सरकार के बीच में वो समझौता जिसमें 3 या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित कर दी गई। मैं पुनः दोहरा दूं, इसे ध्यान से सुनेंगे कि जप्ती का अर्थ क्या था। जप्ती का अर्थ कि किसान और शासन के बीच में 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगाए जाने वाला लगान जप्ती कहलाता था। चाहे खेत में कितनी भी पैदावार हो या ना हो, इतना प्रति बीघा प्रति वर्ष आपको देना होगा, यह तय किया गया। ऐसे ही जप्ती कहा जाता है। उसकी दर किस आधार पे थी? जो 10वां भाग जो बनाया, तो किस आधार पे तय किया गया? उत्पादकता। जैसा मैंने पहले कहा कि मृदा की क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, भाई सॉइल की क्वालिटी भी निर्धारण का एक अभिन्न हिस्सा होती थी, जिसमें कर कितना लगेगा यह निर्धारित किया जाए। और उसके साथ ही जमीन कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, क्या नहर के पास है, नहर से दूर है या पहाड़ी इलाकों में है, आदि आदि। मत कुल मिलाकर यह है कि इस काल में सम्राट ने पर्याप्त कोशिश की कि समुचित कर लगाया जाए। जप्ती को नकद अथवा जमाई भी कहते हैं। यह प्रणाली कृषकों को बड़ी पसंद थी, क्योंकि 3 साल के लिए इसमें सुनिश्चित हो जाता था कि कितना कर देना है
जब्ती प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर और गुजरात के भी कुछ भागों में चलती थी। तो इस प्रकार ये जब्ती प्रथा एक अलग ढंग की प्रथा थी जो 10 ताला सिस्टम से आधारित थी। जैसा मैंने पहले बताया कि नस्क प्रथा को 1570 में टोडरमल ने समाप्त कर दिया। ये इस नस्क प्रथा को कनकूद प्रथा भी कहते हैं, जिसमें जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। तो अब मोटे तौर पे या अंदाजन अब यह बात खत्म हो गई। अब ठीक रूप से, वास्तविक रूप से नाप जोख के आधार पर ही कर का आंकड़ा लगाया जाने लगा। ये जो प्रणाली थी किसानों के लिए अलामकारी एवं झंझटपूर्ण थी। काफी इसमें दिक्कतें होती थी, जिसमें जो एक अंदाज लगाकर जो टैक्स कलेक्शन की जो प्रथा थी, इसमें काफी दिक्कतें आती थी। यद्यपि ये प्रथा जो है वो बंगाल, उड़ीसा, बरार और कश्मीर में ज्यादा चलती थी। इसे हम एक तरीके से रैयत वाली प्रणाली कह सकते हैं। रैयत यानी किसान। इसमें किसान और सरकार के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता था। यदि मैं पुराने प्रणाली की बात करूं, जिसका टोडरमल ने के संबंध में जिक्र हुआ है, तो उसमें किसान और राज्य के बीच में जमींदार हुआ करते थे। लेकिन ये जो रैयतवारी सिस्टम था, रैयतवारी प्रथा थी, इसमें रैयत और शासन के बीच में डायरेक्ट समझौता होता था, डायरेक्ट कर का आकलन होता था और सहमति होती थी। किसी तरह का बीच में जमींदारों का कोई रोल नहीं हुआ करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कर की जो प्रणाली थी वह एक वैज्ञानिक तरीके पर आधारित थी। चाहे वह नापजोख हो, चाहे कर का आकलन हो, और बाद में तो आप देखेंगे कि कर को इकट्ठा करने के जो प्रथा थी, इकट्ठा करने की जो सिस्टम था, वह भी एक तरीके से बहुत फुल प्रूफ हुआ करता था। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन, अर्थात इतना सब जानने के बाद उस समय के तत्कालीन स्थितियों को, तत्कालीन समाज को, तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हम अकबर के द्वारा जो भूमि कर प्रणाली लागू की गई, इसको हम आज कैसा मानते हैं, उसके औचित्य, उसकी उपादेयता, उसकी महत्ता आदि के मद्देनजर। तो इसमें कहा जा सकता है कि प्रणाली में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो आया, वो असली तो आया था शेर शाह सूरी के समय, क्योंकि उसने ही कुछ ऐसी व्यवस्था लागू की जो अकबर ने लगभग पूरी की पूरी अपने में समायोजित कर ली, केवल उन अतिरिक्त करों को हटाकर जिसका मैंने जिक्र पहले किया है। तो शेर शाह सूरी को मूल रूप से इसका श्रेय जाता है इस व्यवस्था को बनाने का या सोचने का। अकबर ने अपने उत्तराधिकारी, अपने जो अधिकारी राजा टोडरमल की सहायता से भूमि बंदोबस्त प्रणाली को और मजबूत किया और व्यवस्थित किया और वैज्ञानिक रूप दिया। इतना श्रेय अकबर को है। और साथ ही अपने लंबे काल में उसने इस व्यवस्था को एक स्थायित्व दिया, उसे व्यावहारिक बनाया और उसे बड़ा स्पष्ट करके किसानों के लिए एक तरीके से कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट बनाया। किसानों के हित को सोचते हुए उसने ये व्यवस्था बनाई और उसमें समय के साथ जो थोड़ा बहुत आवश्यक परिवर्तन लगा उसने अवश्य किया। जो दो इतिहासकार हैं बड़े प्रसिद्ध, हम कह सकते हैं ये साम्राज्यवादी इतिहासकार, विंसेंट स्मिथ और W.H. मोरलैंड। इन दोनों इतिहासकारों ने विस्तार से तत्कालीन मुगल काल की व्यवस्था का वर्णन किया है अपनी अपनी पुस्तकों में, अपनी अपनी रचनाओं में। मैंने इनको साम्राज्यवादी इतिहासकार कहा है, अर्थात ये लोग अंग्रेजी काल का गुणगान करते हुए मूलतः
लिखे हैं, इनकी पूरी इतिहास जो है उसमें अंग्रेजी व्यवस्था को सर्वोत्तम बताया गया है। जहाँ तक अकबर काल की बात है या मुगल काल की व्यवस्था की बात है, इन दोनों महानुभावों ने निष्कर्ष निकाला है या ऐसी भावना दी है कि शायद किसान इस काल में उतना खुश नहीं था, वह किसान इसमें खुश नहीं था। और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि ये लोग एक तरीके से अंग्रेजी काल में ज़्यादा किसान खुश थे। और इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो राज्य में किसान की खुशहाली का पैमाना जो हमने लिया है, उसमें तो यही साफ साबित होता है कि अंग्रेजी काल में कृषि व्यवस्था बेहतर थी। आखिर ये लोग क्यों नहीं लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये दोनों मोरलैंड और विंस्टन स्मिथ दोनों तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। वे शायद ये सिद्ध करना चाहते थे कि मुगल काल के बाद जो शासन आया अंग्रेजों का, अंग्रेजी काल का शासन, वह बेहतरी के लिए आया, वह अच्छे के लिए आया। और इसलिए वे लोग शायद बारंबार अपने आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुगल काल में आर्थिक व्यवस्था या कृषि व्यवस्था या कृषि संबंधी समाज उतना खुश नहीं था। तो इस बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने सतत रूप से दोष ही निकालने का प्रयास किया है, इसलिए इनके निष्कर्ष को हम सही नहीं मानते। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली, इसके मूल्यांकन को लेकर मैंने बताया कि बहुत तरह के विचार आते हैं, बहुत तरीके की बातें होती हैं। शेर शाह के बारे में भी कहा जाता है। कुछ अंग्रेज साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, जिनका नाम मैंने लिया, ये भी अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर सच्चाई तो ये है जो हम आईने अकबरी से बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि वही तत्कालीन ग्रंथ है। यद्यपि इसमें कोई दो मत नहीं कि ये ग्रंथ शासन के द्वारा प्रायोजित था, उनके द्वारा उनके इशारों पर लिखा गया था। फिर भी इससे पता चलता है कि अकबर की जो भू राजस्व प्रणाली थी वह अत्यंत लाभदायक थी, किसानों के लिए बड़ी फायदेमंद थी। उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। और तो और ऐसी भी व्यवस्था थी कि जब अकाल पड़ जाए या सूखा हो जाए या किसी अन्य तरह की दिक्कतें आ जाएं, तो एक व्यवस्था थी जिसके तहत किसानों का कर माफ करने का या कम करने का एक गुंजाइश था। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, इन्होंने तो इस प्रथा को, अकबर की इस बंदोबस्त प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और यहाँ तक तर्क दिया है कि अकाल और सूखा पड़ने के समय भूमि कर पे छूट दी गई, उसका प्रावधान इसमें रखा गया था, जो स्वयं में तत्कालीन माहौल में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा राहत का कारण था। दूसरी बात जो इन विद्वानों ने कही है वो है कि कृषकों को तकाबी ऋण वितरित किए गए, और ये ऋण वितरण करने का जो कारण था वो केवल यही था कि कृषि संबंधी सामानों पर यह पैसे खर्च किया जाए। जैसे किसान को बीज की जरूरत पड़ती है, किसान को पशु आदि खरीदने पड़ते हैं, उनकी तीमारदारी करनी पड़ती है, किसान को कृषि के यंत्र भी खरीदने पड़ते हैं, जैसे हल आदि, लोहे का जो उसमें नीचे फल लगा रहता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, उसकी धार की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए किसानों को धन की जरूरत पड़ती है, और शासन इस बात के प्रति सजग था कि तत्कालीन किसानों के पास इतना आर्थिक संपन्नता नहीं है कि वे व्यवस्था कर सकें इन सब सामानों के लिए। तो ये बहुत अच्छा उस समय किया गया कि तकावी ऋण दिया जाने लगा, और इस प्रकार वे ऋण के पात्र हो गए। तीसरा बिंदु जो इन इतिहासकारों ने लिखा है
कि ब्रिटिश काल की तुलना में कर की दर कम देखी गई है। दर की बात कर रहे हैं। दर मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति गज उत्पादन या किसी एक यूनिट के आधार पर यदि हम देखें तो मुगल साम्राज्य में कर का निर्धारण काफी कुछ किसानों के पक्ष में होता था। औसतन देखा गया तो ये उपज की 1/3 हिस्सा था। अंग्रेजों के काल में तो ऐसे भी उदाहरण हैं जब फसल का 50% हिस्सा, उत्पादन का 50% हिस्सा या तो उत्पादन के रूप में या नगद के रूप में अंग्रेज लोग राजस्व कर के नाम पर लेते थे। अकबर के काल में यह 1/3, 1/3 रहा, जो बहुत राहत की बात थी। चौथा बिंदु, कृषकों को राज्य के अधिकारियों के धोखे और भ्रष्टाचार और गलत कदम उठाने के लिए जो विवश किया जाता था अधिकारियों द्वारा, उसके लिए काफी प्रयास किया गया था कि सरकार विभिन्न तरीकों से उसने सुनिश्चित किया कि इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, किसानों के साथ जो ज्यादती के उदाहरण आते हैं, किसानों के साथ जो धोखे के किस्से आते हैं और साथ ही भ्रष्टाचार की जो खबरें आती हैं, उसको मद्देनजर ऐसी समुचित व्यवस्था की जाए जिससे ये सब न्यूनतम हो जाए। बड़े व्यापक प्रबंध किए गए थे। बहुत बड़ी एक मशीनरी इसमें लगाई गई थी जिसका कार्य था किसानों के हितों की रक्षा करना। एम जाफर, जो स्वयं एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने अकबर की बंदोबस्त प्रणाली को तो शानदार तथा दीर्घकालीन लाभप्रद बताया है। यानी शानदार तो है ही, लंबे समय के लिए चलने वाला ये एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बताया था। दुर्भाग्य से अकबर के बाद जिस तरह से शासन लगातार बदला, जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद उनकी प्राथमिकताएं बदली, तो भूमि व्यवस्था पर भी उसका निश्चित रूप से असर पड़ा और औरंगजेब के आते आते तो स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन अकबर के काल में ये तय है, साम्राज्य की राजस्व आय पर्याप्त थी, जमींदार भी संतुष्ट थे और किसान, जैसा मैंने बारंबार कहा है, वे लोग तो संतुष्ट थे ही इस व्यवस्था से। अकबर के काल में तो ऐसा स्पष्ट उदाहरण है आईने अकबरी में कि जो राजकोष है, राजकोष धन से काफी भर चुका था, यानी पर्याप्त धन आया था। और जैसा कहा जाता है कि तत्कालीन समाज में राजा के द्वारा या शासन के द्वारा धनार्जन का एक ही तरीका हुआ करता था और वह था कर, और वह भी राजस्व कर। तो राजस्व कर इतना पर्याप्त था कि राजकोष धन से लबालब हो गया था, ऐसा आईने अकबरी में जिक्र है।